नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। अधिक पैदावार के लिए करें हल्दी की वैज्ञानिक तकनीक से खेती। भूमिगत जलस्तर की है गंभीर समस्या, तो अपनाएं जरूरी उपाय। हल्दी मसाला वर्गीय फसलों में प्रमुख स्थान रखती है और हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं, वह किसान इस समय हल्दी की बुआई करके आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप किस तरह से करें हल्दी की खेती, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ भागवत प्रसाद पांद्रे। आधुनिक तकनीक, उन्नत तकनीक से किसान भाई हल्दी की खेती कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों क्या करें कि हल्दी लगाने के लिए भूमि का चयन किसान भाइयों को भूमि भुरभुरी हो, दोमट हो, बालुई मिट्टी वाली हो और चिकनी हो। हल्दी का उत्पादन सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, परंतु मिट्टी में जल निकास उत्तम होना चाहिए। हल्दी की खेती करने के लिए जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो, इसके लिए अति उत्तम होती है। अब किसान भाइयों, अब बात आती है भूमि की तैयारी। तो उसमें 1, 2, 3 बार कल्टीवेटर चलाएं, पिलाऊ MB पिलाऊ चलाएं और मिट्टी को भुरभुरी बनाकर उसमें बढ़िया मेड़ तैयार करें, जिससे कि उसमें अपन कंद जो है रोपित कर सकेंगे। अंतिम तैयारी के समय आपको यदि गोबर की खाद यदि मिलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया उत्पादन आपको मिलेगी। और रासायनिक की बात करें तो इसमें NPK आप यूज करते हैं तो अपने को 120 किलो पर हेक्टेयर आपको नाइट्रोजन और इसमें 50 किलो है फास्फोरस और पोटास जो कहते हैं, वो 80 kg पर हेक्टेयर आपको उपयोग करना है। इसमें पोटास और जो फास्फोरस है उसको पूरी मात्रा में यूज करें। और जो अपना जो बचा है, जैसे नाइट्रोजन 120 का है तो उसको 40-40 के रेशियो में एक अंतराल में उसका उपयोग आप करें। किसान भाई ऐसी किस्म को चयन करें तो उसके लिए उपयुक्त जो वैरायटियाँ तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पूना है, सोनिया है, गौतम है, रोमा है, शुरोमा है। अपने क्लाइमेटिक जोन के आधार पर अपने क्षेत्र के हिसाब से वो अपना चयन किसान भाई कर सकते हैं। बीज चयन तो कर लिए हैं, इसके बाद जो बीज है उसको बीज का उपचार अवश्य करें। हल्दी का रोपण प्रकंद से होता है, जिसमें 20 से 25 क्विंटल प्रकंद प्रति हेक्टेयर लगता है। प्रत्येक प्रकंद में कम से कम 2-3 आंखें होनी चाहिए। कड़े, सड़े, सूखे और अन्य रोग से ग्रसित प्रकंदों को छांटकर अलग कर दें। ध्यान रखें कि एक वजन आकार के कंद एक कतार में लगाएं, अन्यथा छोटा बड़ा प्रकंद लगाने पर पौधे की बढ़वार समान नहीं हो पाती है। और उसकी जो कंद से कंद दूरी है कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर आपको रखना है और लाइन से लाइन उसकी जो है वो 30 से 40 सेंटीमीटर अपने को रखना है। गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर ये इसकी उपयुक्त गहराई है। साथ ही उठी हुई कारी जो है कम से कम 10 से 20 सेंटीमीटर ये उपयुक्त माना गया है। मैदानी क्षेत्र में मिर्च और अन्य फसलों के साथ मुख्यतया सब्जी वाली फसलों में इसे मिश्रित फसल के रूप में लगाया जाता है। इसे अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल के साथ भी लगाया जा सकता है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसे आम, कटहल, अमरूद, चीकू जैसे बगीचों में भी लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, अब बात आती है फसल में खरपतवार प्रबंधन, जो कि अपने जो मेन क्रॉप है, मेन फसल है, उसके ग्रोथ होने से उसके साथ में स्पर्धा करते हैं, जिससे कि
क्या होता है कि फसल की ग्रोथ, उसकी वृद्धि कम होगी और उसके उपज में प्रभाव पड़ेगा। तो उसके लिए प्रॉपर एक निश्चित टाइम पे उसकी निंदाई करें, पिहोसिया हो, फावड़ा हो, या जिस तरह से वो इस पे साइज पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पे किस टाइप से और ज़मीन है, किस टाइप से वहाँ पे जो नींदानाशक जमी हुई है ना, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। और साथ में जो मिट्टी है ना, मिट्टी जिसको साइंस की भाषा में अर्थिंग कहते हैं, वो मिट्टी चढ़ाते हैं तो जिससे कंद जो है बहुत अच्छे बड़ी मात्रा में उनका विकास होता है। रही बात सिंचाई, तो सामान्यतः इसको अपन यूँ कहें कि 8 से 10 दिन में आपको निरंतर आपको सिंचाई करते रहना है। यदि ज़्यादा कुछ होता है, यदि वर्षा कुछ होती है, तो किसान भाई पानी के निकास के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। पानी वहीं भराव रह जाएगा तो निश्चित तौर पर वो कंद जो है वहाँ पे सड़न जैसी स्थिति बन जाएगी और उससे उनको बीमारियाँ लगने की संभावना बढ़ जाएंगी। इसलिए समय पर यदि ज़्यादा कुछ बारिश हो गई तो पानी का जो निकास है वो करते रहना चाहिए। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसे कि भूमि का जलस्तर काफी नीचे चला गया है, साथ ही राज्य के कई जिलों में सिंचाई जल की काफी कमी भी देखी जा रही है। इस जल की कमी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं, बस जरूरत है वर्षा जल को संग्रहित करने की। तो इसके लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं कृषि अभियंता डॉक्टर DK रूसिया। मेरा आपसे पहले भी सुझाव रहा है कि हम इस बरसात के बहते हुए पानी को अगर हम संग्रहित करते हैं, संरक्षित करते हैं, अच्छे तरीके से इसको बचा के रखते हैं, तो न केवल ये हमारे खरीफ मौसम में ही केवल काम आएगा, बल्कि रबी के मौसम के बाद भी हमको गर्मा फसलों में भी फायदा देता है। निर्मित तालाब हैं, अर्ध निर्मित तालाब हैं, जिन तालाबों का गहरीकरण नहीं हुआ था, जो सामुदायिक तालाब थे, निजी तालाब थे, खानदानी तालाब थे, खेत में बने हुए छोटे छोटे तालाब थे, सबके गहरीकरण के बारे में अनेकों बार आपसे हमने निवेदन किया। गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में की तर्ज पर अब पहाड़ का पानी पहाड़ में भी कवायद शुरू करनी होगी। इसके लिए पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में ढलान के विपरीत जुताई करना प्रमुख है। इसके अलावा अधिक ढलान वाली जगहों पर समोच्च खेती यानी सीढ़ीनुमा खेती को बढ़ावा देना होगा। पहाड़ों पर जगह जगह पर छोटी खाइयां खोदनी होंगी, जिससे वर्षा जल इनमें इकट्ठा होने लगेगा और धीरे धीरे रिसकर नीचे की ओर आएगा, जिससे भूजल स्तर में बढ़ोतरी होगी, साथ ही मिट्टी कटाव भी रुकेगा। हम अपने तालाब को अगर वह उथल पुथल है, उसको पुनः श्रमदान करके सरकार की योजनाओं को लाभ उठाकर हम उसको गहरा करें। विभिन्न तरीकों से गहरे करने के हमारे पास उपाय हैं। मानव बल से, मनरेगा की सहायता लेकर, हमारी विभिन्न उपकरणों, मशीनों, ट्रैक्टर, जेसीबी, जो तरीका आप सुलभ तरीके से पा सकें, उस तरीके से हम तालाब की मेड़ों को दुरुस्त करें, उनको गहरीकरण करें। उसमें जो कचरा या मिट्टी जमा हो चुकी है उसको हम मेड़ पर अच्छे से डालें, उस पर वृक्षारोपण करें, ताकि मेड़ का पानी बहकर तालाब की गहराई को कम न कर सके। और जो पानी जाने का रास्ता तालाबों में है, पोखरों में है, उसको हम पहले एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें एकत्रित करके पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाएं, ताकि हमारी बालू और अन्य कण वहीं उसी छोटे गड्ढे में रुक जाएं और सीधे तालाब में प्रवेश न कर सके। ऐसा करने से हमारी तालाब की गहराई कम होगी, पानी का संग्रहण कम होगा और हम उस पानी के उपयोग को थोड़ा कम खेतों में कर पाएंगे। हम पानी को बचाएं। पानी को बचाने के इतने अच्छे अच्छे रास्ते हैं
कि हम कुआं अगर अर्धनिर्मित है और उसमें भी अगर पानी जम गया है, उसको भी खाली करने का अभी 15 दिन हमारे पास समय है। हम जी जान लगाकर एकजुट होकर काम करेंगे तो हमारे पास पानी अच्छा संग्रहित हो सकेगा। यह संग्रहित पानी न केवल खेतों में उपयोग होगा बल्कि हमारी जमीन के अंदर जो पानी का लेवल निरंतर घटता चला जा रहा है इसको भी ऊपर लाएगा, ताकि हमारे हैंडपंप हैं, कुएं हैं, इनका जल स्तर भी ऊपर मेंटेन रहे। सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। अगर प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल का भंडार करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाए जाए और उन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकेगा। छोटे छोटे पोखरों का निर्माण करके जितनी हमारे पास जमीन है उसमें कम से कम एक खेत का 1/10वां हिस्सा भी अगर हम अपने खेत में प्रयोग में लाते हैं जल को संग्रहित करने में, तो हमारे खेत को पानी देने के लिए वह सक्षम हो जाता है। हम अगर गहराई 10 फीट रखते हैं, हमारे पास बहुत दिनों तक पानी, मई जून तक पानी रह जाता है। हम मछली पालन भी कर सकते हैं, उसमें बतख पालन भी कर सकते हैं। अगर खेती की बात करें तो खेतों में छोटे छोटे तालाब, पोखरा या डोभा को बनाना पड़ेगा जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो सकेगा। साथ ही खेतों में मेड़बंदी के काम को बढ़ावा देना होगा। नदी नालों पर डैम बनाने में भी जल संरक्षण काफी सहायक है। ऐसे में छोटे छोटे नालों पर कच्चे डैम बना सकते हैं जिसमें काफी पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। इनसे भूजल स्तर भी बढ़ता है। इसके अलावा नहरों और सिंचाई नालियों की सफाई करनी भी जरूरी है। किसान भाइयों, वक्त के साथ साथ पुराने तालाब में मिट्टी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है जिससे उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पुराने तालाबों का गहरीकरण करना बेहद जरूरी होता है। साथ ही नलकूप और कुओं का पुनर्भरण करने हेतु जरूरी संरचनाओं को बनाना भी जरूरी है और फसलों की सिंचाई में टपक और फव्वारा जैसी उन्नत तकनीकियों को अपनाने की जरूरत है ताकि कम पानी में अधिक फसलों की सिंचाई की जा सके। अगर हम बहाव पद्धति से न देके टपक सिंचाई के माध्यम से अगर हम रबी के मौसम में सब्जी में अन्य सब्जियों या अन्य हमारी जो तिलहन दलहन फसलें हैं अगर उसको हम लाइन से टपक सिंचाई के माध्यम से प्रयोग करेंगे तो हम कम पानी में ज़्यादा क्षेत्र को सिंचित बना के ज़्यादा फसल उत्पादन में लाभ ले सकते हैं। कि जल संग्रहण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जिसको करना आज हम सभी के लिए आवश्यक है। और अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा बरसात के बहते हुए पानी को अपने खेत में ही रोकने का प्रयास करेंगे हमारे लिए उतना ही लाभकारी होगा। आइए हम जल बचाएं और कृषि को बढ़ाएं, उत्पादकता को भी बढ़ाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। देश के बहुत से किसान भाई विभिन्न तरह की सब्जियों की खेती करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं और आज हम आपको हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के रहने वाले एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान उदय राज शर्मा से मिलवाने जा रहे हैं जो फ्रेंच बीन की खेती करके कम खर्च में अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में। हमारे पास यहाँ पे 400 बीघा लैंड है जिसमें सभी कृषि करते हैं। हमारा टमाटर हो गया, बीन हो गया, शिमला मिर्च हो गया, लहसुन हो गया, आलू हो गया। हमारी यहाँ की नकदी फसलें हैं। ये मैंने 1.5 बीघे में बीन लगाई है। एक खेत मेरा ये है। यहाँ पे मैंने साथ में ही परे बेल वाली भी लगाई है आधा किलो, और एक खेत में मैंने और लगाई है। इससे पहला जब ये बीन लगाई जाती है हमारे यहाँ पर, ये 15 फरवरी के आसपास में बीन लगाई जाती है। ये मैंने इसमें श्रिया लगाया है ग्रीनलैंड वालों का, साथ में मैंने बेल वाली भी, वो भी मैंने ग्रीनलैंड वालों का लगाया, अशोक का। मेरे पास 3 किलो बीन लगी कम से कम। अब बात आती है बीजोपचार की, तो यह किसान भाई बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित किए और इसके बाद ही बीजों की बुआई किए, जिससे कि फ्रेंच बीन की फसल कीट रोगों से मुक्त रहकर अच्छी बढ़वार करे और उससे उत्पादन भी अधिक मिल सके। तो इसमें 2 फुट पे लाइन होगी इसकी, ठीक है, नाप के,
और इसमें बीज डालेंगे, फिर बीज के ऊपर एक दवाई मिलती है, वो इसमें कीटनाशक होती है, वो इसमें करनी पड़ती है क्योंकि सर्दियाँ होती है, थोड़ा बीज जमने में दिक्कत करता है, इसलिए वो बीज से कीड़ा नहीं लगता है इसमें और इसमें 15 से 20 दिन इसको जर्मिनेशन में लग जाते हैं। फिर इसकी गुड़ाई भी होनी है। मैंने जिस वक्त इसकी जुताई की थी तो जुताई के बाद मैंने इसमें 10-10 किलो मिक्सचर छट्टे में डाल दी थी। फिर जब मेरी जर्मिनेशन हुई इसकी, फिर पहली गुड़ाई को छोड़ के मैंने ऐसे ही की, इसकी पहली गुड़ाई कोई खा नहीं, उसके बाद से मैं इसमें 5-5 किलो यूरिया हर दूसरी तीसरी सिंचाई में डाल रहा हूँ। ये इसकी खादें हैं, यूरिया इसमें कंटिन्यू चाहिए आपको। हमारे पास यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी कूल है, वो बंदा है हमारा, डायरेक्ट नदी से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें हमारे को समस्या भी आती है, फिर गवर्नमेंट हमारे को वैसे करती भी काफ़ी कोऑपरेट करती है गवर्नमेंट, पर गांव वाले खुद भी बहुत वहाँ पे वो करते हैं, हम खुद उसकी साफ़ सफाई करते हैं, इसलिए पानी की हमारे पास इतनी समस्या नहीं है। इसमें माइट में भी हमारे को बहुत शिकायत आती है, माइट बहुत आती है इसमें। उसके लिए हमारे पास पैरामाइट की एक पेस्टिसाइड मिलती है, वो स्पेशल इसी के लिए होती है, उसके लिए आप कोई अदर दवाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ माइट के लिए माइट की होगी। सुंडी भी लगती है, उसके लिए भी अब अच्छी दवाइयाँ ही करनी पड़ती है क्योंकि ये सुंडी मरती नहीं है इतनी जल्दी, इसलिए हम आजकल ये आपकी कोराजन कर लेते हैं इसमें। चीज़ के नाम से कीटनाशक है, वो भी अच्छी है। बाकी इसके लिए एक आपका बीन के लिए आजकल जैसे बरसात इसमें जंग की समस्या आती है, तो इसमें कंटाह भी कर सकते हैं आप, स्कोर भी कर सकते हैं। से ये मैंने 3 किलो बीन लगाई है, अगर ऐसा ही रेट मिलता रहा तो अभी मेरा दूसरा तुड़ान है इसमें, अभी मैं इसमें अच्छा अगर मेहनत करता रहूँ तो 3 तुड़ान इसमें और आ सकते हैं, तो ये मेरी 1.5 लाख की 1.5 लाख 1.5-2 लाख की हो सकती है अभी अगर ऐसा ही रेट मिलता है। अभी भी रेट आपका यहाँ पे 50, 55, 65, 70 तक भी बिक रहा है, माल देख के जैसे आपके माल की क्वालिटी है ऐसा भी रेट है, फिर भी हमारे को इसमें अच्छा मुनाफा मिल सकता है। और इसमें बीन में खर्चा भी कम है थोड़ा, दवाइयाँ इसकी सस्ती है, लॉन्ग पीरियड की आजकल दवाइयाँ हैं, तो 3 किलो बीन में मेरे पास इसमें दवाइयों का सारा ही 7-8 हज़ार का खर्चा पड़ेगा। किसान भाइयों, आमतौर पर 1.5 बीघा प्रक्षेत्र पर लगी फ्रेंच बीन की फसल से कुल 26 से 27 कुंतल उपज मिलती है। और जहां तक बाजार भाव की बात है तो यदि औसतन 60 रुपए प्रति किलो मानकर चलें तो इनकी कुल आय 1,62,000 रुपए आएगी। और जहां तक कुल लागत खर्च की बात है तो खेत की तैयारी, खाद उर्वरक, बीज की खरीदी, दवा, तुड़ाई और परिवहन इत्यादि को मिलाकर कुल खर्चा 8,000 रुपए आता है। इस तरह इन्हें शुद्ध मुनाफे के रूप में औसतन 1,54,000 रुपए मिलने की संभावना है। हमारे पास यहाँ पे मंडी नज़दीक है, जैसे लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं तो थोड़ा बहुत माल अपना गाड़ी में डाल के भी ट्रांसपोर्टेशन से भी बच जाते हैं हम, हमारा समय भी बच जाता है क्योंकि मंडी हमारे यहाँ पे 1 किलोमीटर बिल्कुल पास में ही है, तो वो भी हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम दिव्यागंज, जिला सागर के किसान जगदीश साक्य ने। आप दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं तो जगदीश जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज किसान भाइयों, हम पशुओं में बाह्य और भीतरी कृमि पर और जो एक्टोपैरासाइट हैं और एंडोपैरासाइट हैं दोनों के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो किसान भाइयों, पहले हम बाह्य परजीवियों को लेते हैं जो जिनको हम किलीली, गिचूली या मिडुला बोलते हैं या पिस्सू बोलते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो एक्टोपैरासाइट है ये सबसे पहले तो जानवर से जानवर में फैलता है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इनके कारण और ज़्यादा फैलती हैं, दूसरे पशुओं में देखने को मिलती हैं, जैसे बेबेसियोसिस है, थाइलेरियोसिस है, जो एक्टोपैरासाइट से फैलती हैं। इनसे भी अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अक्सर देखने को आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते, जिसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर भी देखने को आता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूस कर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। दूसरी बात किसान भाइयों, इसकी एक अपना जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है। अगर हमें इस जीवन चक्र को बीच में कहीं तोड़ दें, हम मान लीजिए कि
हम उसके अंडे खत्म कर दें। तो अंडे खत्म कर दें तो नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे, नए पिस्सू पैदा नहीं होंगे तो नए पिस्सू फैलेंगे नहीं, दूसरे जानवरों में पिस्सू नहीं लगेंगे। तो ये हमें जो है कभी भी पिस्सू को मारना है या किसी भी पैरासाइट को जब हमको ख़त्म करना है तो हमको उसकी लाइफ साइकिल को कहीं ना कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ किसी केमिकल का ऐसा यूज़ कर लें जिससे कि वहाँ मक्खी, मच्छर, इन सब के लार्वा और जो कृमि है उनके लार्वा भी ख़त्म हो जाए। तो किसान भाइयों, जो बाह्य परजीवी हैं इसके लिए हम देसी नुस्खों में जैसे कि नीम है, उसका काढ़ा बना के नीम को उबाल के उसका जो तेल है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में जैसे आपके साइपरमेथ्रिन, फ्लूमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन ऐसे तत्व हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मूसिका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। भीतरी परजीवी हैं, ये वर्षा के मौसम में और स्पेशली जब हवा में नमी बढ़ जाए और गर्मी पड़े, इस समय ये परजीवी ज़्यादा पनपते हैं, ज़्यादा फलते फूलते हैं, ज़्यादा फैलते हैं। और क्योंकि इनके अंडों के सीजने के लिए जो समय है वो और जितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए वो इस मौसम में इनको मिल जाती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, पीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो आप अपने दुधारू पशुओं को इन अंतः परजीवियों से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे आसपास जो भी पॉन्ड है, जो पानी जहाँ जा रहा है, जहाँ पानी जमा होता है, उसमें हम ऐसे केमिकल्स का यूज़ कर लें जिसमें कि जो आपकी घोंच होती है या जो शंख होते हैं, शंख में जो घोंघा रहता है वो वहाँ पे से ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो उसकी साइकिल के बीच का एक हिस्सा है। तो ऐसे जैसे नीला तोता आप यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट लाल तोता उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें किसान भाइयों के, हमको जो जानवर के भीतर जो कृमि है इनकी सफाई कैसे करनी है, कब करनी है। तो किसान भाइयों, कब करनी है इसका निश्चित समय यह है कि हमें हर अपने जानवर की पेट की सफाई, अगर वो चरने जाता है तो हर 3 माह में करनी है, और अगर वो चरने नहीं जाता है तो हर 6 माह में करनी है। जो प्राजीक्विंटल है, प्राजीक्विंटल आप दे सकते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से दिया जाता है। और बाकी जानवरों में जैसे सबसे कॉमन दवाई एल्बेंडाजोल है, एल्बेंडाजोल का यूज़ कर सकते हैं आप। और एक्टो एंडोपैरासिटिसाइड यानी कि भीतरी और बाहरी दोनों के लिए आप यूज करें तो आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन या डोरामेक्टिन, उससे जो एडवांस इंजेक्शन है डोरामेक्टिन को यूज़ कर सकते हैं। हमें जानवर को अच्छा चारा, अच्छी चीज़ें उपलब्ध करानी है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।